चलिए, पेज नंबर G10, चैप्टर नंबर 1 ऑफ जियोग्राफी रिसोर्सेज। कल ये चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके थे, आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। पेज नंबर G10 ओपन हो गया। देखिए बेटा, सबसे पहले दे रखे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन के 3 या 4 ऑप्शन है और हमने उसमें राइट ऑप्शन को बताना है। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैन मेड रिसोर्सेज। इनमें से कौन सा ऐसा रिसोर्स है जो मैन मेड नहीं है? ऑप्शन दे रखा है टेक्नोलॉजी, फैक्ट्री, माउंटेन एंड पेंटिंग। कोई बताएगा आप में से क्या आंसर आएगा इसका? मैन मेड कौन सा नहीं है? माउंटेन्स, वेरी गुड। जो पर्वत है वो मैन मेड नहीं है, मानव ने नहीं बनाए। जबकि जो टेक्नोलॉजी, मानव ने नई नई टेक्निक्स मानव बनाता है, फैक्ट्रीज बनाता है, मानव पेंटिंग करता है, लेकिन माउंटेन्स जो है वो मानव के द्वारा बनाए गए नहीं है। तो माउंटेन्स ऐड कर लीजिए फर्स्ट में। सेकंड है, रिसोर्सेज ड्राइव फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग। ऐसे रिसोर्स जो कि नॉन लिविंग थिंग से बनते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जिसमें बताइए क्या है वो, उन्हें क्या हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं या फिर रिसाइकेबल नॉन रिसाइकेबल रिसोर्स बोलते हैं, या अबायोटिक, या फिर ऑल ऑफ अबाउट? बताइए बताइए बताइए, नॉन लिविंग थिंग से क्या बनेंगे? अगर हम नॉन रिन्यूएबल की बात करें, इसमें आएंगे सी पार्ट, अबायोटिक रिसोर्सेज। ठीक है, लगा लीजिए टिक अबायोटिक पर। पॉइंट नंबर 3 है, resources which have not been developed yet due to lack of गुड मॉर्निंग मैम। इसमें आएगा आपका पोटेंशियल रिसोर्सेज, संभावित संसाधन। मतलब जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, हिमालय के अंदर ऐसा निक्षेप पाया गया है कि शायद वहां पेट्रोल मिले, ठीक है, लेकिन अभी तक हम वहां से पेट्रोल को निकाल नहीं पाए हैं। संभावना की जा रही है कि ऐसा रिसोर्सेज वहां मिलेगा, लद्दाख का यूरेनियम। ठीक है, तो जो रिसोर्सेज ड्यू टू टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की कमी के कारण जिनका हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, पोटेंशियल रिसोर्स में आते हैं। तो इसका हो गया पोटेंशियल। देखिए, फर्स्ट का था माउंटेन, सेकंड का अबायोटिक रिसोर्स, थर्ड का पोटेंशियल। आगे देखिए, मिनरल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ। मिनरल किसके एग्जाम्पल्स होते हैं? बताइए, मिनरल किसका एग्जाम्पल है? क्या वो नॉन रिन्यूएबल है मिनरल्स अगर है, या फिर वो अबायोटिक है, या पोटेंशियल है, या बोथ ए एंड बी? मिनरल कैसा हो सकता है? मिनरल यानी कि खनिज पदार्थ। और नॉन रिन्यूएबल भी है, मीन जैसे कोयला है, पेट्रोल है, एक बार यूज कर लिया दोबारा नहीं बनने वाला। और अबायोटिक भी होता है, नॉन लिविंग भी है, तो इसमें आएगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, फोर्थ में कर लीजिए बेटा, बोथ ए एंड बी। हो गया सभी का? चलिए नेक्स्ट देखिए, राइट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हर एक स्टेटमेंट के लिए हमें बताना है कि स्टेटमेंट राइट है या फिर रॉन्ग है। नंबर 1, रिसोर्सेज आर गिफ्ट ऑफ नेचर टू मैन एंड देयरफॉर इट इज ड्यूटी टू कंजर्व देम। बताइए कौन बताएगा इसका? ये राइट है या फिर ये फॉल्स है? ट्रू है या फॉल्स है? जल्दी बताइए। एनीवन? एक भी बच्चे को नहीं पता? मैम राइट है मैम। क्या होगा बेटा? ट्रू मैम, ट्रू। ट्रू, इसका मीनिंग क्या हुआ? देखिए, ट्रू सही है, बिल्कुल ये राइट है आपका। देखिए,
रिसोर्सेज आर गिफ्ट ऑफ नेचर। रिसोर्सेज जो है, संसाधन जो है, वो प्रकृति का उपहार है टू मैन, मानव के लिए। एंड देयरफॉर इट इज अ ड्यूटी टू कंजर्व देम। इसीलिए हमारी ड्यूटी बनती है टू कंजर्व देम, कि हम इनको संरक्षित करें, हम इन्हें बचाएं फ्यूचर के यूज के लिए। तो बेटा ये तो राइट है, आप राइट ट्रू लगा लीजिए, यहाँ पे टी लिख दीजिए। Point number 2, chair, table, house, electricity and television are example of natural resources. मैम बताइए, फॉल्स। चेयर, टेबल, मैम फॉल्स, फॉल्स। क्योंकि चेयर है, टेबल मैम है, फॉल्स। इलेक्ट्रिसिटी है, फर्नीचर है, ये तो मैन मेड रिसोर्स है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? फॉल्स। फॉल्स कर दीजिए यहाँ पर। Point number 3, the resources which get existed after the use। ऐसे रिसोर्स जो कि यूज करने के बाद एग्जॉस्टेड, खत्म हो जाते हैं, are known as renewable resources। क्या उन्हें रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है? फॉल्स। फॉल्स। देखिए, रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है, पहले तो मुझे ये बताइए, कौन बताने वाला है? व्हाट इज द मीनिंग? मैम जिन रिसोर्सेज को हम वापस से यूज कर सकते हैं। जिनको हम दोबारा यूज कर सकते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि जो रिसोर्सेज खत्म हो जाए यूज करने के बाद, वो रिन्यूएबल तो नहीं हो सकता, वो नॉन रिन्यूएबल होता है। इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? फॉल्स। फॉल्स कर दीजिए इसे। इफ देयर आर एम्पल रिजर्व्स, एम्पल मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में। एम्पल रिजर्व्स मतलब भंडार। इफ देयर आर एम्पल रिजर्व्स ऑफ रिसोर्सेज, यदि हमारे पास रिसोर्सेज के प्रचुर मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में भंडार हो, इन सर्टेन एरिया, कुछ निश्चित एरिया के अंदर, वी शुड कंटिन्यू टू एक्सप्लॉइट देम इनडिस्क्रिमिनेटली। तो क्या हमें उन्हें कंटिन्यू, लगातार एक्सप्लॉइट करना चाहिए, उनका दोहन करना चाहिए, उन्हें धरती से निकालना चाहिए। इनडिस्क्रिमिनेटली मतलब अंधाधुंध तरीके से, बेफिजूल हमें उन्हें धरती से बाहर निकालना चाहिए। राइट या रॉन्ग? रॉन्ग। रॉन्ग। चाहे रिसोर्सेज कितने भी हो, कोई तो रिन्यूएबल होगा, कोई नॉन रिन्यूएबल होगा। अगर हम उन्हें बेफिजूल धरती से बाहर निकालेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। तो ये भी फॉल्स है। सिर्फ फर्स्ट वाला राइट है, सेकंड वाला फॉल्स, थर्ड वाला फॉल्स और फोर्थ वाला भी फॉल्स। अब नंबर 5 देखते हैं। बाय कॉन्टिन्यूअस कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, बाय कॉन्टिन्यूअस, जब हम लगातार कॉन्टिन्यूअस कंजर्व करते जाएंगे रिसोर्सेज को, द फ्यूचर लाइफ ऑफ मैन कैन बिकम कंफर्टेबल। तो मनुष्य की जो फ्यूचर की लाइफ है, जो भविष्य में मनुष्य की जो लाइफ है, वो कंफर्टेबल हो जाएगी, मतलब आरामदायक जिंदगी बीतेगी। क्या आना चाहिए यहाँ पर? ट्रू। ट्रू। वेरी गुड। तो फर्स्ट और फिफ्थ ट्रू हो गया, सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपका फॉल्स हो गया। आगे देखिए, मैच द फॉलोइंग। मैचअप है आपके। बताइए, कोयल को हम किससे मैच करेंगे? नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कोयल कैसा है? नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि जो कोयला है, एक बार यदि हम उसका यूज कर ले तो वो दोबारा नहीं बन पाता है, तो वो नॉन रिन्यूएबल है। तो नॉन रिन्यूएबल के आगे नंबर 1 लगा दीजिए आप। रॉक्स, अबायोटिक रिसोर्सेज। रॉक्स, अबायोटिक। अबायोटिक रिसोर्स मतलब अजैविक, निर्जीव। रॉक कैसी है? अबायोटिक है। वेरी गुड। अबायोटिक के आगे 2 लगा दीजिए। हाइड्स एंड स्किन, हाइड्स एंड स्किन क्या होगा? अरे स्किन बायोटिक। तो जीवों की होगी, बायोटिक है ये। क्या होगी? बायोटिक। चमड़ा, हमारी चमड़ी है, स्किन है, ये बायोटिक है। बायोफ्यूल, बायोफ्यूल पोटेंशियल। जैव ईंधन, पोटेंशियल। वेरी गुड। पोटेंशियल है, संभावित संसाधन है। एंड जो बच गया एयर, वो यूबिक्विटस, मतलब वो सर्वव्यापी है, सब जगह घुलती है एयर। तो एयर को हम यूबिक्विटस में डालेंगे। नंबर चेक कर लीजिए। यूबिक्विटस रिसोर्सेज नंबर 5, पोटेंशियल नंबर 4, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स नंबर 1, अबायोटिक नंबर 2 एंड बायोटिक नंबर 3। मतलब कि 5 4 1 2 3, 5 4 1 2 3 सभी का हो गया।
यस मैम। ठीक है बेटा, अब ये तो हो गई आपकी फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज। क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको इसके मंडे को सेंड करूंगी, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, हमारा जो चैप्टर नंबर 5 था पॉलिटिकल का, उसके क्वेश्चंस हमारे पास पेंडिंग थे। तो एक बार आप अपनी नोटबुक निकालेंगे और मुझे बताइए नोटबुक में देखकर कौन सा क्वेश्चन हमने लास्ट में लिखा था और वो कौन से नंबर पर था। चैप्टर नंबर 5 है आपका बुक में, जुडिशरी का चैप्टर है ये आपका। ओपन कर लो बेटे। जुडिशरी वाला चैप्टर। तो क्वेश्चन 7 तक कर लिया। मेंशन 3 टाइप्स ऑफ केसेस रिगार्डिंग विद द सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज इन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन किया था। देखिए मैं बताती हूँ आपको, मैंने आपको नोट में भेजा था, 7 क्वेश्चन तक भेजा है। तो लास्ट क्वेश्चन ये था कि आपका मेंशन 3 टाइप ऑफ केसेस। यस मैम। यस। Mention 3 types of cases regarding which the Supreme Court exercised its original jurisdiction. ये वाला कर रखा था बेटा। यस मैम। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इससे आगे का क्वेश्चन नंबर 8 आज मैं भेजूंगी आपको, 8 से 13 तक, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर मंडे को मैं आपको चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज वाला सेंड करूंगी और हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, What qualifications have been laid down for a judge of high court? एक हाई कोर्ट का, एक उच्च न्यायालय का जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो बेटा जो व्यक्ति हाई कोर्ट का जज बनना चाहता है उसके अंदर क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहली क्वालिफिकेशन यही है कि वो भारत का नागरिक हो। पॉइंट नंबर 2, should have at least 10 year experiences, कि उसको कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसमें? एज एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट जो इंडिया की हाई कोर्ट है उसमें वो लगभग 10 साल वो एडवोकेट रह चुका हो। और should have at least 10 year experience as a judicial officer in a territory of India, या उसका 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए न्यायिक ऑफिसर के रूप में। भारत के किसी भी भारतीय क्षेत्र के अंदर, भारत के किसी भी स्टेट में उसका न्यायिक ऑफिसर के रूप में 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर उसका 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि वो हाई कोर्ट में एडवोकेट रह चुका हो 10 ईयर, भारत का नागरिक हो। तो ऐसा व्यक्ति हाई कोर्ट का जज बन सकता है। ये तो हो गई आपके हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? मेंशन द अपीलेट ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। अरे मेंशन कीजिए अपीलेट ज्यूरिडिक्शन, अपीलेट जिसमें अपील की जाती है ना, उसके बारे में बताना है हाई कोर्ट। द हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट अपील इन द स्टेट। एक स्टेट के अंदर अपील करने के लिए सबसे जो ऊंचा कोर्ट है वो हाई कोर्ट। स्टेट में सबसे अप हाई कोर्ट और कंट्री में सबसे अप सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, द हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट अपील इन द स्टेट। स्टेट के अंदर अपील करने के लिए सबसे हाई कोर्ट है। इन सिविल केसेस, सिविल केस जो होते हैं, द सिविल केसेस द हाई कोर्ट हियर, हाई कोर्ट में सिविल कोर्ट केसेस को सुना जाता है। एंड अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज, और जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं, जो जिला न्यायाधीश हैं, वो जो भी डिसीजन देते हैं सिविल केसेस को लेकर, जो मुकदमे वहां पर आते हैं उनको लेकर, जो जिले की छोटी छोटी अदालत बनी होती है वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट के जो जज है वो उन्होंने कोई फैसला दे दिया, लेकिन वो व्यक्ति उस फैसले को मानने को तैयार नहीं, तो वो हाई कोर्ट में अपील करता है। तो मीन्स हाई कोर्ट का क्या काम हो गया? हाई कोर्ट का काम हो गया कि जो डिस्ट्रिक्ट जज ने जो निर्णय दिया उसके अगेंस्ट वो अपील को सुनता है। ठीक है, इन क्रिमिनल केसेस, और कोई क्रिमिनल केस हो, किसी को मार दिया, चोरी हो गई, डकैती हो गई, है ना, हत्या कर दी गई किसी की, अपील्स लाई अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द सेशन जज और द एडिशनल सेशन जज, क्योंकि एडिशनल सेशन जज और सेशन जज का काम है क्राइम केसेस को सुनना। तो क्राइम केसेस में उनके द्वारा जो भी डिसीजन दिए जाते हैं, यदि व्यक्ति आगे अपील करना चाहता है तो वो भी हाई कोर्ट सुनता है। A sentence of death
must be confirmed by the high court before it can be carried out. यदि किसी व्यक्ति को मौत की सजा दी जाती है, confirmed of death, तो उसके लिए पहले confirmed by the high court से confirm करना जरूरी है, उसे वो सजा देने से पहले। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिमिनल कोड इन अ डिस्ट्रिक्ट। कह रहे राइट अ ब्रीफ नोट, एक छोटा सा नोट लिखना है हमने, किस पर? एक संक्षिप्त नोट लिखना है स्ट्रक्चर ऑफ क्रिमिनल कोड की, क्रिमिनल कोड जो आपराधिक जो अदालतें हैं एक जिले के अंदर, उसके ऊपर हमने एक नोट लिखना। तो देखिए, द हाईएस्ट क्रिमिनल कोड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज द हाईएस्ट क्रिमिनल कोड, जो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक जिले के अंदर जो सबसे बड़ी क्रिमिनल कोर्ट होती है वो किसकी होती है? इज द कोर्ट ऑफ सेशन जज। सेशन जज की अदालत होती है। सेशन जज का काम है क्रिमिनल केसेस को सुनना। इट इज प्रेसिडाइज्ड ओवर द डिस्ट्रिक्ट जज, इसका संचालन डिस्ट्रिक्ट जज, जिला का जज करता है। हु इज कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज, जिसे जिला न्यायाधीश या फिर सत्र न्यायाधीश कहा जाता है, सेशन जज कहा जाता है। द सेशन जज अलोन कैन अवॉर्ड डेथ सेंटेंस। एक सेशन जज ही ऐसा है जो किसी व्यक्ति को अवॉर्ड कर सकता है डेथ सेंटेंस से, मतलब मृत्यु की सजा दे सकता है, मौत की सजा दे सकता है, एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर उसे उम्र कैद की सजा दे सकता है। बिलो द कोर्ट ऑफ सेशन जज, सेशन जज की कोर्ट के नीचे आर द कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन जज की कोर्ट होती है। मैजिस्ट्रेट और द जुडिकल मैजिस्ट्रेट की जो अदालत है वो इसके अंतर्गत आती है, लेकिन वहां पर सबसे बड़ी सेशन जज की ही अदालत होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अभी तो हमने बात की हाई कोर्ट के अंदर कि एक स्टेट के अंदर सबसे ऊंची जो अदालत है वो हाई कोर्ट ही होती है, लेकिन क्यों जरूरत पड़ी हमें सुप्रीम कोर्ट की? सुप्रीम कोर्ट की क्या आवश्यकता थी इंडिया के फेडरल सिस्टम को देखते हुए? इंडिया में फेडरल सिस्टम है, संघीय सरकार है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है, दो टाइप में विभाजित की गई है इसकी पावर्स को। तो क्यों जरूरत पड़ी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की? देखिए, नेसेसिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के फेडरल सिस्टम के अंदर, संघीय शासन प्रणाली के अंदर सुप्रीम कोर्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। उसके पीछे काफी रीजंस है। नंबर 1, इन अ फेडरल सिस्टम, एक फेडरल सिस्टम के अंदर द सुप्रीम कोर्ट हैज टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, एक सुप्रीम कोर्ट ही ऐसा है जो कि फाइनल इंटरप्रेशन करता है, संविधान की व्याख्या करता है, संविधान की सभी मैटर्स को अनुवाद करता है कि संविधान में वास्तव में किस अनुच्छेद में, किस अनुसूची में क्या बताया गया है। नंबर 2, a federation involve distribution of power between the center and state government, क्योंकि एक फेडरेशन सिस्टम में पावर का डिवीजन कर दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पावर है वो अपनी पावर को सिर्फ अपनी स्टेट के अंदर ही अप्लाई करती है, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है उसकी पावर पूरी कंट्री के लिए है। लेकिन जब इन दोनों में यदि कोई झगड़ा उत्पन्न होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी है क्योंकि पूरी कंट्री के लिए काम कर रही है, तो उसका ही जो आदेश होता है वो मान्य होता है। इसलिए भी हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट की जरूरत पड़ी। यदि दो स्टेट को लेकर कोई झगड़ा होगा तो कौन सुलझाएगा? सुप्रीम कोर्ट देखेगी उसे, क्योंकि वो उससे भी बड़ी है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला लास्ट फैसला होता है। Therefore, the central and the state governments should act in accordance with the provision of the Constitution. और सुप्रीम कोर्ट ये भी देखता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट जो काम कर रही है क्या वो पूरी तरीके से संविधान के अनुसार कर रही है, संविधान जो बनाया गया उसके अकॉर्डिंग वो काम करे। ये काम देखना भी सुप्रीम कोर्ट का ही काम होता है। नंबर 4, if some dispute arise between the center and state, यदि करें यदि स्टेट और सेंटर के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर यदि कोई डिस्प्यूट, किसी बात को लेकर मतभेद होता है, कोई झगड़ा उत्पन्न होता है सेंटर या स्टेट में या फिर किन्हीं दो स्टेट के बीच में, सेंटर स्टेट या दो स्टेटों के बीच में या फिर दो स्टेटों के बीच में, तो इट हैज बीन सेटल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, तो उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करती है। यदि हम हाई कोर्ट की बात करें तो हर राज्य के अंदर एक हाई कोर्ट है, कभी कभी दो राज्यों को मिलाकर एक हाई कोर्ट बनाया गया है।
जैसे हमारे इंडिया में जो हमारा स्टेट है हरियाणा और पंजाब, हरियाणा और पंजाब का एक ही हाई कोर्ट है, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट जो है आपका, ठीक है। तो इनमें अगर कोई झगड़ा उत्पन्न हो गया दो राज्यों के बीच में, तो कौन सी हाई कोर्ट सुलझाए है? उसकी हाई कोर्ट भी उसके राज्य में बड़ी, हमारी हाई कोर्ट हमारे राज्य में बड़ी, तो उस झगड़े को सेटल कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। नंबर 5, so the Supreme Court is called the final interpreter or the guardian of the Constitution। इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसे लास्ट अनुवाद करने वाला, मतलब पूर्ण रूप से संविधान की व्याख्या करने वाला सुप्रीम कोर्ट है, और उसे उसका गार्जियन, उसका संरक्षक भी कहा गया है। इसका संरक्षक संविधान का, कि पूरे देश में जितनी कोर्ट है, हर एक व्यक्ति जो है, गवर्नमेंट जो है, संविधान के अनुसार काम करे। ये काम करना, ये देखना सुप्रीम कोर्ट का काम है। इसलिए इंडिया में फेडरल सिस्टम के होते बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारा इंडिया फेडरल सिस्टम के अंतर्गत कई स्टेट्स में डिवाइड हुआ है और हर स्टेट में हाई कोर्ट है। जब दो हाई कोर्ट के बीच में झगड़ा होगा तो उसको सुलझाने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लोक अदालत इन इंडिया? लोक अदालत की क्या जरूरत पड़ी? बेटा देखो, लोक अदालत क्या है, आपने देखा होगा कोई भी हम केस फाइल करते हैं, वो हमने केस फाइल कर दिया, कोर्ट के चक्कर लगाते हैं, वकीलों को पैसा देते हैं, ठीक है, कई कई साल लग जाते हैं, लेकिन वो फैसला नहीं हो पाता है। तो इतना ज्यादा टाइम लग जाता है, इतना ज्यादा पैसा लग जाता है, इस टाइम को बचाने के लिए, टाइम को और पैसे को बचाने के लिए लोक अदालत बनाएंगे। अब लोक अदालत क्या करती है? स्पीडली, बहुत ही जल्दी वो फैसला सुना देती हैं। दोनों पार्टीज को बिठाया जाता है, उनके झगड़े को सुना जाता है और उनका कॉम्प्रोमाइज करा दिया जाता है, ठीक है, समझौता करा दिया जाता है। तो लोक अदालत सबसे पहले दिल्ली में लगाई गई थी 1985 के अंदर। देखिए क्या लिखते हैं हम इसमें, सीकिंग जस्टिस इन टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस इन अ कंट्री। कह रहे न्याय को प्राप्त करना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ही टाइम लगने वाली बात है और बहुत ही एक्सपेंसिव प्रक्रिया है, बहुत ही खर्चीली प्रक्रिया है। द लोक अदालत गेट स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस टू द एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड होती है पीड़ित पार्टी, जिस पार्टी के साथ सही नहीं हुआ, ठीक है। तो जो लोक अदालत है वो बहुत जल्दी, बहुत स्पीड से और बहुत कम खर्चे के अंदर वो पीड़ित पार्टी को न्याय दिलाती है। दे एनकरेज, और साथ साथ वो प्रोत्साहित करती है। कैसे ये प्रोत्साहित करती है? इस सेटलमेंट को कैसे करवाती है? द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट थ्रू द कॉम्प्रोमाइज, वो कॉम्प्रोमाइज समझौता करवा देती है बिटवीन द पार्टीज, दोनों पार्टीज के बीच में, और झगड़ा सुलझा देती है। द लोक अदालत आर प्रेसिडाइज ओवर द जुडिशियल ऑफिसर। लोक अदालत को संबोधित करता है, लोक अदालत का संचालक होता है एक न्यायिक ऑफिसर, एक न्यायिक अधिकारी, या फिर अदर पर्सन, कोई ऐसा व्यक्ति who possess such qualification, जिसके पास वो सब क्वालिफिकेशन हो, as may prescribed by the state, जो कि स्टेट के द्वारा बताई गई है। द पुअर पीपल, अब इंडिया के अंदर क्या है, एक हमारी पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा भाग जो है वो पुअर है। अब पुअर पीपल है तो वो जल्दी से कोर्ट की तरफ नहीं जाते, ठीक है, कोर्ट की तरफ बहुत ज्यादा खर्चा होता है, टाइम कंज्यूम बहुत होता है। तो जो लोग हैं वो तो अपनी डेली बेसिस मतलब काम करते हैं, डेली जाते हैं अपने काम करने के लिए, और डेली की इनकम होती है और उसी इनकम से उनका डेली का खर्चा चलता है। अगर वो लोग उसे छोड़कर कोर्ट के चक्कर काटने शुरू कर देंगे तो उनको तो खाने को भी नहीं मिलेगा। तो जो पुअर जो लोग हैं वो अदालत की तरफ नहीं जाना चाहते। तो जो पुअर पीपल है कैन नॉट अफोर्ड द कोर्ट्स, वो कोर्ट को अफोर्ड ही नहीं कर पाते, इतना महंगा और इतना टाइम लगता है उसमें, ठीक है, क्योंकि कोर्ट के प्रोसीजर में बहुत ज्यादा समय लगता है। द लोक अदालत ब्रॉट अ सेंस ऑफ रिलीफ टू द पीपल। तो जो लोक अदालत है ऐसे लोगों के लिए बहुत राहत लेकर आई है, क्योंकि जो लोक अदालत है वो बहुत ही जल्दी फैसला सुना देती है, दोनों पार्टीज को बिठाकर उनकी पूरी बातों को सुना जाता है और उसके बाद में वो बहुत जल्दी से ही अपना फैसला सुना देती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज मीन्ड बाय पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मतलब पब्लिक P, इंटरेस्ट I, लिटिगेशन L, PIL, पिल के नाम से भी जानते हैं हम इसे। कभी आप वर्ड देखें PIL कैपिटल में तो बेटा समझ लीजिएगा ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात कर रहे हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है? देखिए कोई पुअर व्यक्ति है, उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कोई व्यक्ति उसे दबा रहे हैं, उसके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है,
उसके फंडामेंटल राइट्स उससे छीने जा रहे हैं, उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वो गरीब व्यक्ति कुछ नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में जो व्यक्ति उसको देख रहा है, कोई समाज सुधारक हो सकता है, कोई एजुकेटेड पर्सन जो देख रहा है, वो उसके बिहाफ पर, उस पुअर पीपल के बिहाफ पर, वो व्यक्ति नहीं जाना चाहता कोर्ट, लेकिन वो उसको न्याय दिलाने के लिए उसके बिहाफ पर एक पेटिशन, एक याचिका दर्ज करता है कोर्ट में, जिसे क्या कहा जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। देखिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि जो पिल है, मींस दैट एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, की कोई भी व्यक्ति या कोई एक संगठन फाइल अ पेटिशन, वो एक याचिका दर्ज कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ द पुअर पीपल, गरीब लोगों के बिहाफ पर, हु कैन नॉट अप्रोच अ कोर्ट, जो कि कोर्ट तक नहीं जा सकते न्याय के लिए, फॉर अ जस्टिस, जो कि न्याय के लिए कोर्ट जा ही नहीं सकते, ना उनके पास टाइम है और ना ही उनके पास इतना पैसा है कि वो कोर्ट का चक्कर लगाएं। तो ऐसे में क्या होता है, लोक अदालत तो बना दी गई है, लेकिन लोक अदालत भी पूरी तरीके से जब फैसला नहीं सुना पाती, या लोक अदालत वहां पर उस समय लोक अदालत का टाइम पीरियड नहीं होता है, तो क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जो देखता है कि मैं इसे न्याय दिलाऊंगा, वो उसके बिहाफ पर एक पेटिशन कोर्ट में, एक पेटिशन मतलब एक याचिका, एक एप्लीकेशन दर्ज करता है और कोर्ट उसे स्वीकार कर लेती है, जिसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाता है। ठीक है बेटा, ये थे आपके 13 क्वेश्चंस। आज मैं आपको सेंड करूंगी, जब हमारे ये 13 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हमारी ये चैप्टर जो है 5 वो कंप्लीट हो जाएगा। और चैप्टर 1 आपने आज उसकी एक्सरसाइज कर ली है, जियो के चैप्टर 1 की। अब मुझे बताइए कि हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज कर रखी है चैप्टर 5 की? चेक कीजिए जल्दी। सिविक्स के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज कर रखी है हमने बेटा? चेक कीजिए। यस मैम, कर रखी है। करवा दी थी ना मैंने? ठीक है, अब Yes, ma'am. बताइए, किसी भी बच्चे को किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरीज हो आपकी, तो हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमारे पास 8-10 मिनट है। बताइए आप लोग, इसमें से किस बच्चे की नोटबुक अभी तक चेक नहीं है? करवानी है किसी को नोटबुक चेक? मैम मेरी नोटबुक चेक है। बेटा मैंने बोला जिसकी चेक नहीं, कपिल रोज, आई थिंक इसकी नोटबुक चेक नहीं है। कपिल रोज बेटा माइक ओपन करना अपना। कपिल रोज, हाँ बेटा, कौन से सेक्शन के हो? मैम ए3 कपिल में है। कौन से सेक्शन के हो? कौन से में? मैम 3 में? 8 मैम 8 8 में बेटा, एक तो अपने नाम के आगे अपनी आईडी लिखो। कपिल रोज के सामने मैम अपनी लिख स्टूडेंट आईडी लिखो। लिख रखी है? मुझे तो ओके आपका मैम। नाम ही दिख रहा है, आईडी नहीं दिख रही है। चेक मैम करना लिख आपने रखी लिखी है। है या नहीं। अच्छा, तो अपनी नोटबुक दिखाओ, कैमरा ऑन करो अपना, जल्दी करो बेटा, दिखाओ। दिखाओ कपिल, कितना वर्क कर रखा है आपने? कपिल जल्दी करो बेटा, दिखाओ, नोटबुक दिखाओ। कपिल, मैम मैम पूरा नहीं है मैम वर्क। कितना काम कर रखा है? कितने चैप्टर कर रखे हैं आपने? मैम 2 3 मैम 3 4 तो कर ही रहा। एक बार बताओ मुझे, जियोग्राफी का चैप्टर 2 और 3 कर रखा है? मैम फर्स्ट भी कर सॉइल रखा वाला है, चैप्टर सेकंड भी 1 कर कर रखा रखा है? है, मैम थर्ड हाफ कर रखा है। और पॉलिटिकल के 1 to 5? ओपन करो, नोटबुक दिखाओ मुझे। मैम दिखाती। जल्दी दिखाओ। प्रिंस और परी दोनों हैं इस आईडी में? यस मैम। ओके,
दिखाओ बेटा जल्दी। जल्दी करो। प्रिंस कितना सॉरी क्या नाम है, कपिल कितना समय लगेगा नोटबुक ओपन करने में? जल्दी करो। बाकी बच्चे लीव कर दो जिसकी नोटबुक चेक है। विशाखा आपकी नोटबुक चेक हो गई थी? विशाखा ये नोटबुक Yes, ma'am. किसकी है? कपिल की? दिखाओ बेटा कपिल। यस मैम। चैप्टर नंबर 1 कौन सा चैप्टर है? नाम पढ़ो चैप्टर का। रिसोर्स। आपने बेटा किससे किया? मैम आपको रिसोर्सेज। A3 सेक्शन में थे। कितने क्वेश्चन कर रखे हैं आपने इसके? कितने क्वेश्चन कर रखे हैं कपिल? मैम 22। 22। बेटा ये तो A1 सेक्शन में करवाया गया था, आपके सेक्शन में भी करवाया था ये? मैम मैम A1 में बैठे थे तब। अच्छा चलो ठीक है। चैप्टर 2 दिखाओ। चैप्टर 2 पेज पलटो। गार्गी आप लीव कर दो बेटा। कौन सा चैप्टर है दिखाओ, नीचे करो, मुझे नजर नहीं आ रहा। कपिल ये तो यस मैम। रिसोर्स है, चैप्टर नंबर 2 निकालो। चैप्टर नंबर 2 और निकल। बस यही वर्क कर रखा है। मेरे पास मैसेज सेंड करो, मैं आपके पास चैप्टर भेजूंगी, कंप्लीट करो उन्हें। ठीक है कपिल? ओके मैम। आपने ये दिखाओ, ये आगे करो, ये कौन सा चैप्टर है? मैम 3rd। सोइल वाला चैप्टर कहाँ है आपका? सोइल नहीं दिखाया आपने मुझे, चैप्टर नंबर 2। मैम 2nd। मैम मेरा सेकंड के कितने क्वेश्चन हैं? कितने क्वेश्चन कर रखे हैं बेटे? मैम 16। और थर्ड के? बताओ। मैम कितने हैं? थोड़ा रोकोगे तो बेटा मुझे मैम दिखेगा 12। ना। 12 मेरे ख्याल से 15 है। मैं आपके पास दोबारा सेंड कर दूंगी, आप मेरे पास मैसेज करो। कपिल रोज क्लास 8 मैम मैम व्हाट्सएप पे। चैप्टर सेंड कर दो। मैं अभी सेंड कर दूंगी आपके पास, जियो का भी और उसका भी। ठीक है? ओके मैम। यस मैम। फिर आप कंप्लीट कर लेना देखकर। और पॉलिटिकल का चैप्टर 5 7 क्वेश्चन तो पहले करवा चुकी थी, आज मैं कंप्लीट चैप्टर दोबारा भेजूंगी, तो कंप्लीट कर लेना उसे। 5 लेसन हो चुके हैं पॉलिटिकल के, वो लिखने हैं आपने। ठीक है? मैम आप भेज देना, आज हम कर लेंगे। आप पहले मैसेज भेजो ना मेरे पास व्हाट्सएप पर, अपना नाम डालकर, मैम क्लास डालकर ओके। लिखो। और ये लिखो कौन से चैप्टर चाहिए, मैं भेज दूंगी आपको। कंप्लीट करना उससे, कल संडे है, बैठ के कंप्लीट करना। अब लीव करो, लीव कर दो।